लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 13 सीटों पे उम्मीदवारों की नामों की घोषणा हुई है, लेकिन फिलहाल जो तमाम चीजें सामने आ रही है वो देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आ रहा है। जहां एक्स हैंडल पे कई जो बयान है वो भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें से फिलहाल निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी एक बड़ा बयान कहीं ना कहीं एक ट्विटर हैंडल पे देखने को मिला है। चलिए उन्हीं से सीधे तौर पे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से ये कई चीजों को सामने रख रहे हैं। ढुल्लू महतो को जब धनबाद से उन्हें टिकट दिया गया लोकसभा का और इसके बाद एक विरोध उनका देखने को मिला है। आखिर ढुल्लू महतो का विरोध क्यों? सबसे पहला सवाल। जो अखबार जगत में है वो सबके बारे में जानते हैं। मैंने केवल इतना ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बांटा है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अधिकार है। मैं उस पार्टी में हूं नहीं, इसलिए वह क्या करती है पार्टी इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। मगर धनबाद के सीट पर उम्मीद थी कि किसी अच्छे योग्य उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी। मोदी जी की लहर चल रही है, जब लहर चल रही है तो चाहिए कि उनके जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी एक को चुने। आप मीडिया में जाएंगी तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे अखबारों की कटिंग घूम रही है, वीडियोज घूम रहे हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते, किसी से पैसा मांगते, आज के सारी जगहों पर हैं। तो मुझे यही लगा कि जिस तरह से जमशेदपुर में विधानसभा में चुनाव में पार्टी ने टिकट तय किया था, उसी तरह से धनबाद में भी इन्होंने जाने अनजाने कर दिया है। तो जो एक समीकरण होना चाहिए सामाजिक, वो अभी इसमें नहीं है। तो इससे वहाँ के लोगों में आकुलता है। मुझे कम से कम 3 दिन में 200-400 लोगों ने फ़ोन किया होगा। तो उसके कारण से उनके मन की व्यथा को मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उजागर किया है। मेरा क्या, बीजेपी जिसको खड़ा करे उसका खामियाजा वो भोगेगी। तो क्या अब दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी इसका खामियाजा भुगत सकती है? क्योंकि जिस तरीके से ढुल्लू महतो को खड़ा किया गया और आपने कई चीजें अपने ट्विटर हैंडल पे साझा की है, एक अखबार की कटिंग में दिखाई पड़ रही है। आज कहा जाता है ना कि जिसकी चलती होती है, गांव में कहावत है कि जिसकी चलती हो जाती है ना, तो भूत उसका खेत जोत देता है, आकर खेती कर देता है। तो आज मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है, तो वो जिसको भी टिकट देंगे अधिकांश लोगों का झुकाव उधर होगा ही होगा। मगर जब इतनी लोकप्रियता हो जाती है तब उस पार्टी को चयन करना चाहिए कि हम कैसे उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं। ढुल्लू महतो विधायक हैं, विधानसभा में हम लोग के साथ बैठते हैं, कोई मेरी व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मगर लोकसभा में जाने के लिए ऐसी स्थिति में जब भाजपा अत्यंत लोकप्रियता की चरम पर है, तब उनको धनबाद जैसे कंस्टिट्यूंसी में उसी तरह का एक प्रबुद्ध आदमी को चुनना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ढुल्लू महतो का विरोध क्यों करूंगा, कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी चीजें सामने आ रही है कि वो राजपूत या फिर क्षत्रिय समाज से नहीं आते हैं, इस कारण भी विरोध देखने को मिल रहा है। इस कारण भी आप विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ढुल्लू महतो का, इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्षत्रिय समाज से तो बहुत लोग नहीं आते हैं। क्षत्रिय समाज से तो चतरा में भी थे, उनका टिकट कटा, कालीचरण जी को दिया गया, तो इसका कहाँ कोई विरोध करता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के बाद में जेबीएम के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता है कि किसी समाज को मिला, किसी समाज को नहीं मिला। ये तो जो संकीर्ण सोच वाले लोग हैं वही सोच कर सकते हैं। तो एक और चीज आपके ट्विटर हैंडल पे दिखाई पड़ रही है कि जो धनबाद का आतंक है वो पड़ोसी राज्य के राजभवन से नियंत्रण दिखाई पड़ रहा है। इस तमाम चीजों का इशारा किस ओर है? क्योंकि पड़ोसी राज्य भवन की आप बात कर रहे हैं और लगातार आप कई बार निशाना साधते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? क्या आखिर ये आतंक क्या है? राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, कोई भी उस पर बैठा हो, सार्वजनिक रूप से उसका नाम लेकर आलोचना नहीं करनी चाहिए। संकेत से जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। अखबारों में, मीडिया में आता है
कि कौन राज्यपाल कब दिल्ली जाते हैं, कितना दिन रहते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे टिकट में भी हस्तक्षेप करते हैं, ये समझने वाले समझ जाएंगे। इसलिए जो राजभवन की मर्यादा है वहाँ बैठे हुए व्यक्ति की संवैधानिक पद पर, उस नाते उसका नाम लेना उचित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार निशाना साध रहे हैं सरयू राय। और सीधे तौर पे कहूं तो पड़ोसी राज्य की अगर बात की जाए, राजभवन की बात की जाए, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनसे खासा रंजिश दिखाई पड़ती है और उनकी बातें फिर से ये सामने रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पद की मर्यादा, पद की गरिमा को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अगर सवाल लेंगे, और सवाल बिल्कुल अब लाजमी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमलावर रहते हैं, इनकी कई बातों में रघुवर दास का जिक्र रहता है। हालांकि अभी जो संवैधानिक पद है उनकी गरिमा पे बातचीत चल रही है। आपने जिस तरीके से कहा कि 3 दिनों तक वो दिल्ली रहते हैं, कई चीजें आपने ट्विटर में भी कही है कि रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? झारखंड राज्य का जो पड़ोसी राज्य हैं कई हैं, और सभी जगह भाजपा के ही राज्यपाल हैं। तो इसलिए ये कहना है कि हम किसी एक खास राज्य के राज्यपाल या किसी एक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ, वह उचित नहीं होगा। इस नाते मैंने इशारा किया है कि बंगाल पड़ोस में है, बिहार पड़ोस में है। पर आपने जो इशारे कहे, इशारों में कई बातें आपने कही है कि जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएं। एक सीमा मर्यादा तो आदमी को अपने बयान में, वक्तव्य में रखना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर पदों की मर्यादा नहीं रहेगी तो इससे लोकतंत्र को ही अंततः नुकसान पहुंचेगा। तो झारखंड में बीजेपी की जो सीट, लोकसभा की जो सीटें हैं, उनमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी भी कहीं और की दिखाई पड़ रही है आपको? होती है, हमेशा ही होती है। किसी व्यक्ति का टिकट मिलता है, किसी का कटता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग पैरवी करते हैं। कई लोगों से कहवाते हैं, कहते हैं। एक पार्टी में एक सीट के लिए एक से अधिक नाम आते हैं, विचार करके पार्टियां एक नाम तय करती हैं। जब एक नाम तय करती हैं तो पार्टी के लोग मान लेते हैं, चलो पार्टी ने किया है तय। मगर उसमें ये बात तो रहती है ना, कौन कौन उम्मीदवार था, किसके नाम पर विचार हुआ, किसका नहीं हो पाया। तो जो लोग पार्टियों के पुराने कार्यकर्ता रहते हैं, समाज में जिनकी छवि बेहतर रहती है, उन पर कोई उंगली नहीं उठती है। मगर कहीं पार्टी से गलती हो जाती है, या लगता है किसी पार्टी ने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर ऐसे किसी तत्व को टिकट दे दिया है जो तत्व लोकसभा में जाने के लिए उतनी अर्हता नहीं रखता है, और जिसने अभी तक क्या क्या किया है उस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सबके पास सबका डोजियर है, खुला हुआ है। तो किसी उम्मीदवार को तय करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में करते हैं, उनके पास सारी सूचनाएं हैं। फिर भी अगर कोई ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनके बारे में उंगली उठती है, लोग चर्चा करते हैं, तो वही बातें मीडिया में आती हैं और उसी के बारे में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं तो बहुत सारे उम्मीदवार तो तय हुए, 14 सीट हैं झारखंड में, सभी सीटों के लिए तय हुए उम्मीदवार। मगर किसी की ऐसी भूमिका रहती है कि वह अपने हस्तक्षेप से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम तय करा देता है जिसका नहीं होना चाहिए। तो पार्टी के जो आलोचक हैं, पार्टी से अलग हैं, उनसे ज़्यादा तो पार्टी के भीतर उस पर चर्चा होती है, और वहाँ के कार्यकर्ता अधिक चर्चा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें हैं, उनके बारे में भी ऐसी स्थिति है। क्या लगता है इस बार बीजेपी का लोकसभा में क्या कुछ रह सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दिखाई पड़ रही है और कई सीटों पे लगातार कई चर्चाएं तेज दिखाई पड़ रही है, इस पर क्या कुछ कहें? जब दूसरे दलों के प्रत्याशी भी सामने आ जाएंगे तभी आकलन किया जा सकता है इसका। आज तो अकेले फील्ड में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार छोड़ा है, जेएमएम या कांग्रेस ने या आरजेडी ने तो कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये लोग जरूर विचार कर रहे होंगे कि बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसको टक्कर देने के लिए हम किसी उम्मीदवार बनाएं। जब ये बातें सामने आ जाएंगी तभी इसके बारे में कहा जा सकता है कि चुनाव का नतीजा किसके पक्ष में कितना जाएगा। लगातार अपनी बातों में कई चीजें ये सामने रखते हैं। अगर बात की जाए
हमलावर भी रहते हैं। वहीं इस बार दबी जुबान में कई इशारे किए गए हैं इनके द्वारा कि पड़ोस के राजभवन से तमाम जो चीजें हैं वो चल रही है। अब ऐसे में किशोर इशारा है। हालांकि इन्होंने कई बातें कही जिसमें इनका ये भी कहना था कि संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए अब कई बातें कहनी चाहिए। ये इशारा किशोर है। ये तमाम चीजें फिलहाल झारखंड की राजनीति में बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप और उथल पुथल मचाए हुए है। लोकसभा चुनाव सामने हुआ, जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं तमाम लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है तमाम चीजें किस ओर आने वाले दिनों में रुख करेगी। अपनी सहयोगी जयंती के साथ मैं लिजा सिंह, TV45 के लिए रांची से।